हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मोहम्मदन लॉ की एक पूरी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पूरा मोहम्मदन लॉ मैं आपको पढ़ाऊँगा। काफ़ी सिंपल वे में जो बातें लीगली आपके लिए ज़रूरी हैं, वही मैं इन लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली मोहम्मदन लॉ जो भी हमारे प्रॉफिट हैं, उनके द्वारा कही गई कुरान और समय के साथ जो भी आगे किताबें जो भी आती गईं, हदीसें और कुछ और किताबें जैसे लोगों ने इंटरप्रिटेशन की, उन सभी चीज़ों पर कलेक्टिवली बेस है। बेसिकली इस्लाम में कुरान एक केंद्र है इसका मान्यता का, और इससे ही जो मोहम्मदन लॉ है वो डिराइव किया गया है, वो बनाया गया है और इसे इंटरप्रेट किया गया है। इसमें बेसिकली हम देखें तो कुरान में 6000 वर्सेस हैं, जिसमें जो 200 वर्सेस हैं वो लीगल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, और जो 80 वर्सेस हैं वो किसी भी पर्सन के पर्सनल स्टेटस से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। अब मैं ज़्यादा डीपली ना जाते हुए शुरू से शुरुआत करता हूँ। इस्लाम में 2 सेक्ट मेन है, शिया और सुन्नी। इनका बेसिक बिलीफ्स में कुछ डिफरेंस है। मानते तो ये इस्लाम को ही हैं, पर इनमें कैलिफेसी का और इनके जो आगे जो लीनेज हुई पीढ़ी आई, उनको मानने में इन दोनों में अंतर है। ये जो आपस में डिफरेंस है, इनका एक दूसरे के जो इनके सम्माननीय थे जो भी इस्लाम में, उनके प्रति है। कोई कहते हैं कि इनमें से कि हम इन्हें ही अपना खलीफा मानेंगे, इनका ही हकदार था खलीफा बनने का। तो वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ से दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, जो खलीफा बने थे वो ही सही थे। तो चलिए इस डिस्कशन में ना जाते हुए मैं आपको स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। देखिए, इस्लामिक लॉ में जो इस्लामिक लॉ है, उसमें कोई भी पर्सन है जो इस्लाम का फॉलोअर है, उसको 4 डिग्रीज़ ऑफ ड्यूटीज़ हैं जो उसे पूरी करनी ही पड़ती हैं। जिसमें पहली ड्यूटी है फ़र्ज़, जो कि कुरान, हदीस और इजमा में बताई गई है। फ़र्ज़ यानी कि जो ज़रूरी है, जिसे पूरा करना ही करना है। कोई भी इस्लाम का फॉलोअर है उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। और दूसरी है वाजिब, जो कि वैलिड है, लेस कंपल्सरी है, बट करना ज़रूरी है। सेकंड डिग्री में हमें पढ़ेंगे मसनून, जो कि प्रॉफिट के एक्शंस के द्वारा जो रिकमेंडेड है कि आप कोई भी फॉलोअर हो जो इस्लाम का, उसे फॉलो करें। थर्ड डिग्री में है जायज़, जो ऐसे परमिसिबल एक्शंस हैं जिसे फॉलो करना रिलीजन के मुताबिक अच्छा है, वैलिड है। और चौथी डिग्री का है मकरूह, जो कोई भी एक्शंस हैं जो मकरूह में बताए गए हैं वो वैलिड नहीं है, जिन्हें करना नहीं चाहिए, जो अनवर्दी हैं, जायज़ नहीं है करने के लिए। और फिफ्थ डिग्री में है हराम, जो कि बिल्कुल क्लियरली फॉरबिडन है, मना किए गए हैं कि उन एक्शंस को आप ना करें। तो ये था डिग्रीज़ ऑफ ओबीडियंस कि किस लेवल पर कोई भी इस्लाम का फॉलोअर इसे ओबे करता है, फॉलो करता है। ये थी डिग्रीज़। और इसके बाद जो इस्लाम में है बेसिकली सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, इसके कितने सोर्सेज हैं। इसमें एक तो सोर्स है कुरान, दूसरा है सुन्ना जिसे हम ट्रेडिशंस भी कहते हैं, और तीसरा है इजमा, और चौथा है कियास। एक पांचवा एक और पार्ट है जो कि इस्लामिक लॉ में तो बताया नहीं गया है, वो लेजिस्लेटिवली एस्टेब्लिश्ड है,
एनालॉजिकल डिडक्शंस बेस्ड ऑन दी लेजिस्लेशन और जुडिशरी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो कुरान में क्या बताया गया है? कुरान का में इस्लाम का बेसिक मीनिंग है जो कि है शांति और समर्पण। किस में समर्पण करना? खुदा की जो भी मर्ज़ी है उसमें आप उसके अंडर अपना समर्पण कर दें। आपकी जो भी विल है वो ईश्वर की विल बन जाए, ईश्वर की ही मर्ज़ी चले। ये है बेसिक मीनिंग ऑफ इस्लाम का। और ये शांति फैलाने के लिए ही आया है। इसे रिलीजन ऑफ पीस कहते हैं। ये कुरान में बताया गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 6000 वर्सेस हैं इन टोटल, जिसमें 200 वर्सेस लीगल प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं और जो 80 वर्सेस हैं वो किसी भी पर्सन की पर्सनल स्टेटस से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। और आगे ना डीपली जाते हुए कि कुरान कब आई, और इसमें एक बात और, ये मक्का में ही प्रॉफिट साहब ने इसे पाया और इसे उतारा। और इसमें अगला जो सोर्स है वो है सुन्ना, जिसे ट्रेडिशन भी कहते हैं। सुन्ना को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी हमारे प्रॉफिट थे उन्होंने जैसे अपनी लाइफ जी, जो भी उनके एक्शंस थे, जो भी प्रैक्टिसेस थी, जो उन्होंने बताया, प्रेसिडेंट थे, उसे हम सुन्ना कहते हैं। इसका बेसिक मीनिंग भी है कि जो रास्ता है प्रॉफिट का उस पे आप चलें, उसे आप प्रैक्टिस करें, उसे अपना प्रेसिडेंट मानें। और इस पर कई थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ हदीस लिखी गई हैं। सुन्ना में बेसिकली एक बात ये थी कि जो भी प्रॉफिट ने कोई एक्शंस किए, कुछ बातें की, कुछ भी किया एक्सप्रेसिवली और इम्प्लाइडली, उसे लिख लिया गया और उसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की। और उनके जो एक्शंस थे उनसे भी इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की कोशिश की कि वो ये चाहते होंगे, यही करना ठीक है, जो कि हदीस में बताया गया है। जो शियाज़ हैं उनमें ये बात काफ़ी मेन है कि वो हदीस उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं। जो प्रॉफिट के घर के लोगों ने उनके एक्शंस पर, उनकी बातों पर, उनसे रिलेटेड ज़्यादा हैं, वो उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और इस्लाम में लॉ का शब्द जो हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं शरिया। जैसे आपने सुना भी होगा शरिया कानून। तो सुन्ना का मतलब ये रहा। जो इजमा का मतलब है, जो थर्ड सोर्स ऑफ लॉ है, ये जो फॉलोअर्स हैं इस्लाम के उन पर इक्वली बाइंडिंग है। जो कि जैसे कि कुरान और हदीस हैं वैसे ही ये भी इजमा भी बाइंड है लोगों पर, इसके फॉलोअर्स पर। ये जो इजमा है, ये जो हाई लेवल क्वालिफाइड लीगल स्कॉलर्स थे उस समय के या किसी भी जनरेशन के, उनके द्वारा जो भी चीज़ें एस्टेब्लिश की गई, जिन पर वो राज़ी हैं, उसे हम इजमा कहते हैं। इजमा वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट है जो कि हदीस पर बेस्ड है और वो सभी फॉलोअर्स पर बाइंडिंग है, उसे हम इजमा कहते हैं। तो इसमें आगे इजमा के आगे कोई भी जो लीगल स्कॉलर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड स्कॉलर्स हैं, समय के साथ डेवलपिंग इस्लामिक लॉ में एक इज्तिहाद एक नई टर्म अराइज हुई, जिसका मतलब है वंस ओन एक्सर्शंस। वो अपने दिमाग से, अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से कुछ रीज़न्स, कुछ एनालिटिकल रिज़ल्ट ड्रॉ करे, उसे हम इज्तिहाद कहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं भी इज्तिहाद की कोई प्रिसाइज लाइन शो नहीं की गई। किसी भी टॉपिक पर, कोई भी अगर प्रिंसिपल पर
टॉपिक पर कोई प्रिंसिपल हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलता है, तो वाजिब सोच रखते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सोच रखते हुए आप इज्तिहाद के थ्रू उस टॉपिक पर एक अच्छी राय, एक अच्छा फ़ैसला आप ले सकते हैं, अच्छी इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये अपने ओपिनियन और राय से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कोई भी वैलिड कंक्लूजन्स हैं जो कुरान और सुन्ना पर जो वैलिड हैं, वो ही ड्रॉ करना सही होगा। अपने माइंड की जो एनालिटिकल एबिलिटी है और रीज़निंग, सिस्टमेटिक रीज़निंग है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हुए आप कोई भी इज्तिहाद ड्रॉ कर सकें और वो बाकी प्रिंसिपल्स से भी कुरान के और इस्लामिक लॉ के सपोर्टिव हो, ज़्यादा कॉन्ट्रेरी ना हो, ये हम इज्तिहाद से कर सकते हैं। देखिए, और ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करना भी कि हर किसी का काम नहीं है, हर किसी के लिए इजी नहीं है। तो इसमें एक और टर्म आती है मुज्तहिद्स। ये ग्रेट स्कॉलर्स को कहा गया है इस्लामिक लॉ में, जो कि इज्तिहाद में आपकी मदद कर सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं। और इसके आगे चौथा सोर्स ऑफ लॉ है कियास। कियास में था, ये लास्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। ये लेस सिग्निफिकेंट है, इसका असर कम है इस्लामिक लॉ पर। ये भी रीज़निंग बाय एनालॉजी पर ही बात करता है कि कोई पर्सन अपने अच्छे सोच के द्वारा ही, अच्छी एनालिटिकल एबिलिटी के द्वारा किसी टॉपिक पर अपना इन्फ्रेंस ड्रॉ करे, अपने प्रॉफिट के रास्ते पर चले और उनके अदर जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, सुन्ना है, उसके थ्रू ही अच्छी इन्फ्रेंस ड्रॉ करे। और ये था सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ और उसका इंट्रोडक्शन, उसकी बिगिनिंग इस वीडियो में कर दी गई है। और लास्ट जो है एक टर्म, वो है फतवा। फतवा उस समय में ये कोई भी लॉ का लीगल सोर्स नहीं था, इस्लामिक लॉ का, शरिया का। और बेसिकली ये मुफ्तीज़ और जजेस का ओपिनियन ही कहा जाता है, जो कि इस्लामिक रूल्स और प्रिंसिपल्स पर, फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। ये एक ओपिनियन है, टोटली बाइंडिंग नहीं है इसके फॉलोअर्स पर फिर भी जो मुफ्तीज़ हैं वो कुरान, हदीस, इजमा, इन सभी सोर्सेस की रेफरेंस लेकर ही, इन सबको कंपाइल करके, इनसे अच्छी से अच्छी इन्फ्रेंस ड्रॉ करके ही जो फतवा होता है उसे जारी करते हैं। जो सबसे पहला फतवा था वो था औरंगज़ेब के समय में, जिसे हम फतवा या आलमगीरी भी कहते हैं। तो ये था फतवे का मीनिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।